अच्छा बेटा, तो लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी, हमने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन के हवाले से, जिसमें हमने हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथीन को डिस्कस किया था, हेलोजिनेशन ऑफ इथीन को डिस्कस किया था, और हाइड्रेशन ऑफ इथीन को भी डिस्कस हमने किया था। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो इसके बाद अगली बात शुरू होगी, तो टॉपिक्स में अच्छा देखो, कोरिलेटेड टॉपिक्स भी होंगे एक साथ ना, तो हेडिंग से समझना ज़रा कि मैं किस फॉर्मेशन में किस कलर के साथ हेडिंग को डाल रहा हूँ, उससे थोड़ा सा समझ में आएगा। तीन चीज़ें हो गई थी, ठीक है ना। अब मैं चौथा नंबर दे रहा हूँ, और मेरे पास चौथा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हेलो हाइड्रीन। अच्छा, ये हेलो हाइड्रीन क्या होगा, कोई बता सकता है? जिसके अंदर हाइड्रोजन भी होगा और हेलोजन भी। आ, हाँ, हाइड्रोजन और हेलोजन तो होगा, बिल्कुल, ये बात तो फैक्ट है, इसमें से तो कोई इनकार नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग है। अच्छा, हेलोजन, हेलो को तो आप सही पहचाने, बिल्कुल, हेलो का मतलब सर हेलोजन होगा। हाइड्रीन यहाँ पर हम किसी और चीज़ को कह रहे हैं, ठीक है ना, अभी मैं बताता हूँ। लेकिन हेलो वाली चीज़ आपने सही गैस की, और मुझे सिर्फ यही देखना था कि आप हेलो को सही गैस करें, हाइड्रीन का तो खैर होती है। अच्छा देखो, फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रीन, ये हमारी मेन हेडिंग हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो पहली बात है वो है रिएक्शन विद ये इस टॉपिक की सब हेडिंग है, ठीक है। हाइपो रिएक्शन विद हाइपो क्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड के साथ इसका रिएक्शन देख रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है, पहले देख लेते हैं। ईथीन का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। इथीन का रिएक्शन हो रहा है बेटा हाइपोक्लोरस एसिड के साथ, HOCl। HOCl को हम कहते हैं बेटा हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड के हवाले से, अच्छा, हाइपोक्लोरस एसिड में एक बात याद रखिएगा, क्लोरीन इसमें पार्शियल पॉजिटिव होता है और HO इसमें पार्शियल नेगेटिव होता है, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड हमारे पास एक ऐसा एसिड होता है जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड, जब देखो HOCl है, ये कंपाउंड क्या होता है, HOCl। जब ये डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होकर HCl फॉर्म होता है, और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म होती है। तो हाइपोक्लोरस एसिड का ज़्यादातर जो इस्तेमाल आपको नज़र आएगा, वो ऐसी जगह नज़र आएगा जहाँ पर हमें नेसेंट ऑक्सीजन की ज़रूरत हो फॉर एनी पर्पस, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन हम वाटर की प्रेजेंस में करते हैं। वाटर की प्रेजेंस का मतलब ये जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है ना, इसको हम पानी में मिलाकर रखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, एसिड है तो ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होगा, तो HOCl को हम पानी में डाल देते हैं, देन उसके बाद उसमें से इथीन पास करते हैं, तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है CH2 बॉन्ड विद CH2। अच्छा, मैकेनिज्म इसका सेम होगा, एक के साथ क्लोरीन अटैच होता है और एक के साथ OH अटैच होता है। HOCl में से दो टूटते हैं, पॉजिटिव अलग होता है, पॉजिटिव अलग होता है, नेगेटिव अलग होता है। तो पॉजिटिव एक कार्बन के साथ, नेगेटिव एक कार्बन के साथ, ठीक है ना। एक कार्बन के साथ क्लोरीन लगा, एक कार्बन के साथ OH लगा बेटा, इसे कहते हैं हम क्लोरोहाइड्रीन, ठीक है। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, क्लोरोहाइड्रीन कहते हैं। जो हेलोहाइड्रीन वाली बात है ना, अब देखो हेलो का मतलब तो हेलोजन है ना, हेलोजन तो कोई सा भी हो सकता है। अब यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया ये क्या है, ये क्लोरोहाइड्रीन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको एक और वजाहत दूं कि दिस मेथड, हेलोहाइड्रीन बनाने का ये वाला तरीका, इज ओनली वैलिड फॉर क्लोरोहाइड्रीन। यानी कि इस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ क्लोरोहाइड्रीन बना सकते हैं,
यानी कि अगर आप ब्रोमोहाइड्रीन या आयोडोहाइड्रीन बनाना चाह रहे हैं तो वो आप नहीं बना सकते, ठीक है ना। फॉर क्लोरोहाइड्रीन प्रिपरेशन, इस मेथड से हम सिर्फ क्लोरोहाइड्रीन बना सकते हैं, ओके। बट वाई, रीजन क्या है इस बात का, तो रीजन सुन लो बेटा। बिकॉज अदर हाइपोक्लोरस एसिड्स, इसके अलावा जो हाइपोक्लोरस एसिड हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसके अलावा जो हाइपोक्लोरस एसिड होते हैं, अदर हाइपोहेलुअस एसिड, सॉरी हाइपोक्लोरस मैंने लिख दिया, हाइपोक्लोरस तो एग्जिस्ट करता है। अदर हाइपोहेलुअस एसिड डू नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब है, एक मिनट, ओके। अच्छा, इसका क्या मतलब है, जैसे ये कंपाउंड था ना अभी हमने देखा, हाइपोहेलुअस एसिड HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, तो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो HOF नहीं होता, HOCl होता है, HOBr नहीं होता, HOI ये भी नहीं होता। यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड होता है सिर्फ, हाइपोफ्लोरस, हाइपोब्रोमस या हाइपोआयोडस एसिड नहीं होता। जब ये तीनों होते ही नहीं है तो मैं और किसी किस्म का हेलोहाइड्रीन यहाँ बना ही नहीं सकता, ठीक है। और किसी किस्म का हेलोहाइड्रीन इस तरीके से नहीं बन सकता, सिर्फ मैं क्लोरोहाइड्रीन बना सकता हूँ। मैं रिव्यू कर देता हूँ। रिएक्शन हो रहा है हाइपोक्लोरस एसिड के दरमियान और इथीन के दरमियान। हाइपोक्लोरस एसिड ये है HOCl, ठीक है। इसमें OH जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, Cl जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आप लोग Cl को पॉजिटिवली चार्ज देख रहे होंगे। इसको वाटर में HOCl को ऐड करके इथीन को उसमें से पास करते हैं थोड़ा सा हीट करके, तो ये रिएक्शन होता है। रिएक्शन के नतीजे में ये कंपाउंड प्रोड्यूस होता है बेटा, इस कंपाउंड को कहा जाता है क्लोरोहाइड्रीन। अच्छा, हेलोहाइड्रीन का मैंने जिक्र किया था, तो हेलोहाइड्रीन और भी तरह के होते होंगे, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरोहाइड्रीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और कोई हाइड्रीन बनाने के लिए ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बेटा। उसकी वजह क्या है कि ये जो एसिड है ना, हाइपोक्लोरस एसिड, इस तरह का हाइपो आयोडस, हाइपोब्रोमस या फ्लोरस एसिड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस तरीके से हम कोई और हेलोहाइड्रीन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा मेरी बात, कोई सवाल या कंफ्यूजन? सर, कि ना एग्जिस्ट करने की कोई खास वजह? बेटा ना एग्जिस्ट करने की एक खास वजह तो ये है कि बेटा ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ना, एग्जिस्ट तो इसकी भी एग्जिस्टेंस भी मुश्किल है। मतलब मुश्किल से मुराद ये भी काफी अनस्टेबल किस्म का एसिड होता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि इस एसिड का ज्यादातर इस्तेमाल नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। यानी कि इस एसिड को भी जहां जरा सा मौका मिलता है, ये एसिड भी डिकम्पोज हो जाता है ऑक्सीजन में, सही है। ऑक्सीजन और HCl, सॉरी, दोनों चीजों में डिकम्पोज हो जाता है। तो स्टेबिलिटी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज होना ये एक थोड़ी सी अलामत है इसकी अनस्टेबिलिटी की। सिंपल सी एक वजह है, क्योंकि क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब, देखो क्लोरीन के एटम के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसमें, है ना। अब उन 7 इलेक्ट्रॉन में से भी अगर क्लोरीन कोई एक आधी इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है तो क्लोरीन क्या स्टेबल होगा? तो जवाब होगा कतई नहीं सर। ये सबसे बड़ी वजह है। अच्छा, यही बात सिर्फ क्लोरीन के लिए नहीं है, सेम अप्लाई होता है फ्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए, ठीक है, सबके लिए अप्लाई होता है। तो सर चलें, बाकी कोई नहीं हो रहा, फिर HOCl ही क्यों फॉर्म हो रहा है? ये भी फॉर्म नहीं होना चाहिए। देखो HOCl में इसमें रिएक्टिविटी होती है, क्लोरीन अपने बाकी जो मेंबर्स है ना हेलोजन फैमिली के, उन सब में सबसे डिस्टिंक्टिव है। क्लोरीन तमाम के तमाम हेलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्शन कॉज करता है। वजह क्या है? क्योंकि ये अपने ग्रुप में सेंटर पे पोजीशन पर आ जाता है, तकरीबन सेंटर पर आ जाता है, ठीक है। अब तकरीबन सेंटर होने की वजह से क्या है कि ये बहुत ज्यादा ना नीचे होता है ना बहुत ज्यादा ऊपर होता है।
अच्छा, अब जो खराबियां इसके अंदर बहुत ज्यादा नीचे होने की वजह से होती वो नहीं होंगी, जो खराबियां इसके अंदर बहुत ज्यादा ऊपर होने से होती वो भी नहीं होंगी। तो इस वजह से क्लोरीन का रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल होता है बाकी तमाम मेंबर्स के मुकाबले में। क्लियर है बेटा? कस्मा, कस्मा आवाज आ रही है बेटा? आगे देखते हैं बेटा, शायद आवाज मेरी नहीं जा रही। आप बाकी सबको आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके बेटा। अच्छा, अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं इसका, पार्ट बी। हेलोहाइड्रिन बनाने का फिर अब क्या तरीका है? रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, हम ये कर लेते हैं। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर करा दें, या अगर आपने कोई और हेलोहाइड्रिन बनाना है यानी कि आयोडीन से बनाना है, तो आयोडीन को इथेनॉल में अमूमी तौर पर हम ऐड करके रिएक्ट करा देते हैं, या आयोडीन को वाटर में भी ऐड कराया जा सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, ये जैसे ब्रोमीन वाटर कहला रहा है वैसे वो आयोडीन वाटर कहलाएगा। जैसे टिंचर आयोडीन का नाम सुना है किसी ने? वो जो दवाओं के तौर पर इस्तेमाल होता है, टिंचर आयोडीन। जी सर। तो जो टिंचर जी आयोडीन सर, होता है सुना ना, है। उसके अंदर अमूमी तौर पर हीटेड वाटर और उसके अंदर आयोडीन को ऐड किया हुआ होता है। ठीक है, जख्मों को साफ करने के लिए जो इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब इसका रिएक्शन देखो तो क्या होगा। CH2 इथीन का रिएक्शन, डबल बॉन्ड विद CH2 इथीन का रिएक्शन। अच्छा, ब्रोमीन वाटर का मतलब सिंपली ये है कि ब्रोमीन को पानी में ऐड कर दें। ब्रोमीन वाटर का मतलब है Br प्लस H2O। ठीक है, ब्रोमीन वाटर का मतलब ये है। तो इथीन का रिएक्शन हमने कराया Br प्लस H2O यानी कि ब्रोमीन वाटर से। अच्छा, अब क्या होगा नतीजे में? CH2 बॉन्ड विद CH2 Br और OH। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस हो गया बेटा? ब्रोमोहाइड्रीन। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा ब्रोमोहाइड्रीन। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा? HBr। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसका मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन आउट करता हूँ कि किस तरीके से हुआ ये सारा मामला। शुरुआत में तो बुनियादी बातें वही होंगी जो पहले होती रही हैं। बुनियादी बातें तो वही होंगी। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि इथीन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इथीन का रिएक्शन जब ब्रोमीन से होगा, Br2 से होगा, तो Br2 का मतलब है कि दो ब्रोमीन के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में से एक ब्रोमीन जब बॉन्ड टूटेगा तो कोई एक ब्रोमीन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन उस वक्त होंगे पेयर, वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर उस वक्त नहीं होगा अल्टीमेटली वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज ब्रोमीन होगा वो आएगा इथीन पर अटैक करने के, भाई तुम्हारी लालच में मैंने अपना हंसता खेलता घर बर्बाद किया है। ठीक है, अब जब वो इस डबल बॉन्ड को आएगा तो वो इस डबल बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब तोड़ने के लिए उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो दोनों में से किसी एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले ले और दूसरे कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ले। ठीक है, इसे हम क्या कहते थे अपनी टर्म्स में? हम इसे कहते थे पाई कॉम्प्लेक्स। तो थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाएगा आप लोगों का मैकेनिज्म का। पाई कॉम्प्लेक्स कहते थे, ऐसा ही होगा। इसके बाद क्या होगा कि ये जो ब्रोमीन होगा, मिसाल के तौर पे इसने इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो इस पे बेचारे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और
ये ब्रोमीन आपके पास इस जगह पर अटैच हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज फॉर्म हुई है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। इसे हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। अच्छा, अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज आपके पास कार्बन है, अब हमारे पास आयंस क्या क्या अवेलेबल हैं, जरा इस पे गौर करें। एक हमारे पास होगा ब्रोमीन नेगेटिव, एक हमारे पास होगा H पॉजिटिव, और एक होगा OH नेगेटिव। सर ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कहाँ से आया, कोई बता सकता है? ब्रोमीन वाटर में जो वाटर था उससे। वाटर से। वेरी गुड। तो इसमें जो OH होगा वो कार्बन पर अटैक करेगा। सर सवाल ये है कि सर यहाँ पर Br नेगेटिव भी है, तो Br नेगेटिव क्यों अटैक नहीं कर रहा? वाई ओनली OH नेगेटिव आइन? बिकॉज OH नेगेटिव आइन की बॉन्ड ससेप्टेबिलिटी, या ये कह लें कि बॉन्ड बनाने की सलाहियत बनिस्बत ब्रोमीन के ज्यादा है। ऐसे समझ लो कि दो आइंस के दरमियान रेस लगी, ठीक है, वो रेस OH जीत गया, तो जो जीता वही सिकंदर, इसलिए बॉन्ड बनाने का मौका भी OH को मिला, ठीक है, Br को नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है, वेरी गुड। रिएक्शन हुआ। रिएक्शन हुआ। हम चाह भी यही रहे थे कि ब्रोमीन को बॉन्ड बनाने का मौका नहीं मिले, क्योंकि मुझे विसिनल डाइब्रोमाइड तो बनाना नहीं है। तो इसके साथ क्या लग गया? इसके साथ लग गया ब्रोमीन, और इसके साथ लग गया OH, ठीक है, वाटर वाला OH। अब यहाँ बचे H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, देन ये दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर लेंगे? HBr। अच्छा, ये इन दोनों का HBr बनाना उसी सूरत मुमकिन है कि जब OH यहाँ से निकल कर कार्बन के पास जाए। अब OH यहाँ से निकलकर कार्बन के पास जा नहीं रहा, तो HBr बनने का भी कोई इम्कान नहीं है। ये क्या फॉर्म हुआ? इसको हम कहते हैं बेटा, इसका नाम क्या है कंपाउंड का? इसको हम कहते हैं ब्रोमोहाइड्रीन। क्लियर है बेटा मैकेनिज्म? मैकेनिज्म क्लियर है बेटा? कोई सवाल? जी जी सर। ओके, यस सर, क्लियर है। चलो भाई, फिर अब 4 रिएक्शन हो गए, अब 5वां रिएक्शन देखते हैं। मेन हेडिंग खत्म हो गई, वो सब हेडिंग्स खत्म हो गई, अब मेन हेडिंग पे दोबारा आ गए हम। इसे हम क्या सर कहेंगे? एक मिनट जरा ऊपर वाला दिखाइएगा, क्लोरीन वाला एक बार। क्लोरीन वाला। सर हमने जो ब्रोमोहाइड्रिन बनाया है इसको SN1 रिएक्शन कह सकते हैं? SN1 कहाँ गया? न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है, कार्बन पे, पॉजिटिव कार्बन पे, कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल ही है ये। सर एक क्वेश्चन है क्लोरीन वाले में, ए वाली हेडिंग में। बेटा आ गए, बोलो। सर यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो तो पहले लिक्विड फॉर्म में है ना, तो फिर हाइपोक्लोरस एसिड पहले ही लिक्विड फॉर्म में है, तो फिर इसे पानी में क्यों ऐड कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। जी बेटा, क्वेश्चन ये था कि सर HOCl जो है वो लिक्विड है, तो उसको हम वाटर में क्यों ऐड कर रहे हैं? बेटा इसको वाटर में ऐड करने की वजह ये है कि इस रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होने का चांस है यहाँ पर, और ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथीन, और अगर यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तो वो नेसेंट ऑक्सीजन अल्टीमेटली इसके साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है ना। अच्छा, इथीन क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑक्सीजन ने इसके साथ जो रिएक्ट करना है वो अच्छा वाला रिएक्शन तो है नहीं, वो तो कंबस्टन रिएक्शन है, तो कंबस्टन रिएक्शन हो जाएगा। मुझे कंबस्टन रिएक्शन तो कराना नहीं है। दैट इज द रीजन कि हमने यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल किया हुआ है, ताकि वो टेम्परेचर को कंट्रोल रखे, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ने ना दे। और दूसरा, अगर कोई नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती भी है, जो कि होती है, ठीक है, अगर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती भी है तो उसके प्रोड्यूस होने से इथीन के कंबस्ट होने का कोई चांस नहीं, ठीक है।
ठीक है बेटा। सर मतलब हमने वाटर इसलिए इस्तेमाल किया ताकि नेसेंट ऑक्सीजन ना बने। नेसेंट ऑक्सीजन हम बेटा बनने से रोक नहीं सकते। इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट के तौर पे नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है हमें, ठीक है। तो हम उस बनने से रोक नहीं सकते, तो अब क्या करें, आग लगने से कैसे बचाएं, पानी डाल दिया। सर लेकिन यहाँ तो नेसेंट ऑक्सीजन नहीं बनी ना, यहाँ पे तो OH बना है। बेटा वो हमने लिखा नहीं है। देखो एक मैं तुम्हें एक बात समझा, देखो एक रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। असल में हम टीचर तुमसे एक बात छुपाते हैं क्या, यहाँ पर इस रिएक्शन में जो ये अभी मैंने कार्बन और ऑक्सीजन वाला लिखा है, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेटा उसकी छोटी बहन कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है, लेकिन हम बताते नहीं। अच्छा कहीं भी लिखा हुआ नहीं देखोगी, क्यों, क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये बाय प्रोडक्ट होता है, और बाय प्रोडक्ट तो नेग्लेक्ट कर देते ना बेटा। अगर मिसाल के तौर पे 44 ग्राम रिएक्टेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 43.8 ग्राम, 43.7 ग्राम काफी, इतना बनता है तकरीबन। अब 0.2 ग्राम या 0.3 ग्राम अगर मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो क्या मैं कंसीडर करूंगा, तो मैं कंसीडर नहीं करता उसे। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, मेरा अपना कोई बनाया हुआ तरीका नहीं है। इस रिएक्शन में भी 100% अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आ रही है, तो आप गलत सोच रहे हैं। 100% ये प्रोडक्ट नहीं आती, कुछ नेसेंट ऑक्सीजन भी बनती है। देखो एक पूरे के पूरे जंगल को आग लगाने के लिए एक माचिस की हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसकी छोटी बहन कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाती है, लेकिन वो हम शो नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में होती है। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शंस बेटा ऐसे होते हैं जिसमें बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होती हैं, लेकिन हम बाय प्रोडक्ट्स कभी भी लिखते नहीं हैं। सेम यहाँ पर भी है कि यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट होती है बेटा, 100% प्रोडक्ट ये नहीं आता। वो जो नेसेंट ऑक्सीजन हल्की सी क्रिएट होती है ना, बस उससे बचाने के लिए वाटर डाला हुआ है। देखो एक पूरे हरे भरे जंगल को आग लगाने के लिए एक माचिस की तीली काफी होती है, मुहावरा सुना हुआ है। जी सर। तो अब अगर जरा सी भी ऑक्सीजन यहाँ प्रोड्यूस हो रही है ना बेटा, तो वो हरे भरे इथीन को आग लगाने के लिए काफी है। तो वो हरे भरे इथीन को आग ना लगा दे, क्योंकि आग लगा दिया तो कंबस्शन प्रोडक्ट बनेगा, कंबस्शन प्रोडक्ट थोड़ी चाहिए मुझे कोई, भाई मुझे तो ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं उस प्रोडक्ट की कोशिश करूँ ना। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे वाटर ऐड किया हुआ है, ताकि वो टेम्परेचर को फ्लक्चुएट ना होने दे। क्योंकि ऑक्सीजन इटसेल्फ तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन ना हो, यानी कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ आप ना जा रहे हो। टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन हुई तो फिर मामला फंसेगा, टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन नहीं हुई तो मामला नहीं फंसेगा। क्लियर? यस सर। तो सर जैसे नीचे वाले रिएक्शन में वाटर ब्रेक डाउन हुआ था, इसमें क्यों नहीं हुआ? इसमें वाटर ब्रेकडाउन, अच्छा नीचे वाले रिएक्शन में वाटर ब्रेकडाउन हुआ था, इस वाले रिएक्शन में क्यों नहीं हुआ। अच्छा देखो इस वाले रिएक्शन में ये जो Cl है ये जाकर अटैक करेगा, ठीक है। अच्छा अब वाटर अगर ब्रेकडाउन होता भी है तो वाटर क्या बनेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये भी तो OH नेगेटिव ही है, तो वाटर तो ब्रेकडाउन हो भी रहा होगा, हो तो सर सकता ये अच्छा सर सही है। है, तो लेकिन सर ये कॉमन आयन है Cl ना। और हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाएंगे? Cl और हाइड्रोजन हाइड रिएक्ट नहीं कर जाएंगे, ये कह रहे हो। नहीं सर, ये Cl की जगह हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो सकता? Cl की जगह ये वाला हाइड्रोजन, सर ये वाला हाइड्रोजन कह रहे हो। सर वाटर का जो है। हाँ वाटर वाला ना बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जहां तक मुझे याद पड़ रहा है 3, और हाइड्रोजन की होती है 2.1। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड बनाने वही भागेगा ना, ठीक है सर। ठीक है। और कोई सवाल बेटा। सर एक मिनट, ब्रोमीन वाला जो रिएक्शन था वहां पे कर दें, मैंने पूरी इक्वेशन नहीं लिखी थी। आ गए बेटा, जी थैंक यू सर। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है बेटा, तो अब हम पांचवें रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं। पांचवा रिएक्शन क्या है हमारे पास,
कैटालिटिक, सर जी बेटे, सर हम इस HBr को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड कह सकते हैं, या जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं वैसे हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी कह सकते हैं कॉमनली इसको। ओके सर। ये भी एक तरह का एसिड ही है हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है। HF, HBr, HCl और HI, तीनों चारों एसिड्स। अच्छा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, क्या होगा इसका मतलब, कुछ बता सकता है कोई? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नहीं नहीं नहीं, कैटलिस्ट सिर्फ सनलाइट थोड़ी होता है बेटे, कैटलिस्ट तो कोई भी हो सकता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, इसका रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से कराया, बेसिकली हमने एडिशन करानी है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराने के लिए हमें निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना पड़ता है और 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट भी करना पड़ता है। तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ लगता है, तो ये क्या फॉर्म हो जाता है हमारे पास, ये इथीन से क्या बना ये? ईथेन बन गया। इथेन बन गया। इतना सोच क्या रहे हो भाई, फौरन जवाब देने वाली बात है, IUPAC नेमिंग कर चुके हो बेसिक तो, ठीक है। अच्छा, ये काम एक और तरीके से भी हो सकता है, इसका मैंने तस्करा कर देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 reacts with hydrogen in the presence of palladium और platinum as catalyst। तो ये काम रूम टेम्परेचर पे हो जाता है बेटा। अगर प्लेडियम या प्लेटिनम कैटलिस्ट रख दिया जाए निकल की जगह पर, तो यही काम आपका रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन यूज नहीं करते। एनी गैसेस क्यों? सर ये दोनों एलिमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। वेरी गुड। एलिमेंट सर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इस वजह से इस रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। निकल वाला प्रोसेस हमें ज़्यादा अच्छा पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे छठे रिएक्शन की तरफ, फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपके लिए पॉइंट लिख दूं ताकि आपको याद रहे। मस्टर्ड गैस इज अ वारफेयर गैस। ये गैस सबसे पहले हिटलर ने बनवाई थी। नहीं, इस गैस का सबसे पहले हाँ हिटलर ने बनवाई थी, और इसका इस्तेमाल शायद वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ है। और वारफेयर गैस का नाम मतलब तो सर 1 में हुआ था। 1 में हुआ होगा या 2 में, हाँ मे बी 1 में हुआ है। नहीं, फिर हिटलर ने नहीं बनवाई थी ये, फिर ये हिटलर ने नहीं बनवाई थी क्योंकि हिटलर का ताल्लुक तो वर्ल्ड वॉर 2 से है। मुझे फिर बेटा सही याद नहीं कि किसने बनवाई थी, क्योंकि हिटलर ने भी अपने टाइम पर कोई गैस बनवाई थी, शायद उसने फॉस्जीन गैस बनवाई हो, आई थिंक सो। लेकिन उसने भी अपने टाइम पर कोई वारफेयर गैस बनवाई थी। खैर, मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल एमन बिल्कुल सही कह रही हो। मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल बेटा वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था। इसी तरीके से एक फॉस्जीन गैस आती है, और भी 2-4 किस्म की गैसें हैं जिनको वॉर्स में इस्तेमाल किया जाता है, और इनके बनाने पर पाबंदी है पूरी दुनिया में, क्योंकि बड़ी ख़तरनाक गैसेस होती हैं। और मतलब ज़रा से भी इनटेक अगर इनका आपके ऑक्सीजन स्ट्रीम में या ब्लड स्ट्रीम में हो जाता है तो आप डेफिनेटली जो है वो मौत के घाट उतर जाते हैं। तो ये एक वजह है इसकी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि क्या है इसकी प्रिपरेशन। मिलिट्री तो बनाती होगी ना ये गैस। क्या कह रहे हो? मिलिट्री तो ये गैस बनाती होगी ना वेपन्स हाँ, के लिए।
मिलिट्री में भी यूज करती हो, बनाती हो, लेकिन आम मतलब कॉमनली आप इसको नहीं बना सकते। होता क्या है, मस्टर्ड गैस होती क्या है देख लो, देखिए प्रिपरेशन कराऊंगा तो उसी में बता दूंगा। इसके लिए करते क्या है, इसके लिए इथीन गैस लेते हैं, और इथीन गैस का रिएक्शन S2Cl2 नाम के कंपाउंड से करवाया जाता है। इसे डाई सल्फर डाइक्लोराइड कहते हैं। इस गैस को इस कंपाउंड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। इसमें इसका नाम सल्फर मोनोक्लोराइड लिखा हुआ है। ये पहले भी पढ़ते हुए मुझे इतना मसला होता था, इसका नाम ये बुक में सही लिखा है या आप सही बता रहे हैं? बेटा वो भी कहते हैं इसको, वो भी कहते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड भी कहते हैं, डाई सल्फर डाइक्लोराइड भी कहते हैं। देखो ये दोनों नाम सही, डाई सल्फर डाइक्लोराइड का मतलब क्या है, 2 सल्फर 2 क्लोरीन। यही तो मसला है, वहाँ पे मोनो लिखा तो हुआ सर तो याद मोनो ही नहीं रहा कैसे होगा, नाम। मोनो तो गलत होगी। मोनो सल्फर मोनोक्लोराइड इस गैस को इसलिए कहा जाता है बेटा, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरीन की वैलेंसी होती है ना, वो Cl-1 ही होती है। ठीक है, इस वजह से इसको मोनोक्लोराइड कहा जाता है। वरना मैं बता देता हूँ यहाँ पे जब अगर आप इसकी चार्ज बैलेंसिंग करना शुरू करो तो वो S2Cl2 क्या बनेगा, अगर मतलब S2 की देखें तो वो वैसे तो सल्फर तो -2 होता है, नॉर्मली सल्फर -2 होता है और क्लोरीन -1 होता है। अब यहाँ पर चूंकि सल्फर पहले लिखा है तो इट मीन सल्फर पॉजिटिव होगा। अब सल्फर पॉजिटिव कितना होगा, +2 होगा, तभी तो क्लोरीन यहाँ पे 2 माइनस बनेंगे ना, क्योंकि क्लोरीन यहाँ -1 ही है। तो एक क्लोरीन एक सल्फर के साथ अटैच करके दूसरा क्लोरीन दूसरे के साथ, तो ये मोनोक्लोराइड इसको इंडिकेट करता है कि इसका चार्ज यहाँ -1 ही है। ठीक है, बुक में अगर मोनोक्लोराइड लिखा है तो आप मोनोक्लोराइड कह लो, कोई इशू वाली बात नहीं है, वरना इसको हम ऐसे भी बुला सकते हैं। ठीक है बेटे, और वैसे सल्फर मोनोक्लोराइड याद करने में इतना क्या मसला है? क्योंकि सल्फर 2 हैं, क्लोरीन 2 हैं, तो वो डाई सल्फर डाइक्लोराइड याद करना ना आसान है, इसका बजाय मोनो याद करो तो हाँ मोनो से 1 आता है ना, इसलिए ये बात तो इसे सही है। फॉर्मूला याद नहीं रहता। क्या स्टूडेंट्स को सर फिर प्रॉब्लम यही होती है, तो प्रॉब्लम यही 4 नंबर से कोई भी एक चल जाएगा ना, 4 नंबर से। चार चार कहाँ है भाई? और ये 4 है ना, सल्फर मोनोक्लोराइड और फिर डाइक्लोराइड, डाई सल्फर डाइक्लोराइड और इसके भाई बाद एक मस्टर्ड गैस। 2 नाम है ये, क्या हो गया? सर वॉरफेयर गैस भी तो है, फिर मस्टर्ड गैस और वॉरफेयर गैस इसका नाम। अच्छा हाँ ये भी है। देखो मस्टर्ड गैस इसको कॉमनली कहा जाता है। वॉरफेयर मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा हुआ था, इट इज अ वॉरफेयर गैस। वहाँ पे 2-3 ऑप्शंस थे। हाँ, इनमें से कोई एक भी यूज कर लेंगे चल जाएगा। हाँ कह सकते हैं, लेकिन वो तो बनने के बाद ना, ये तो S2Cl2 के लिए बात हो रही है, अभी बना कहाँ है मस्टर्ड गैस, बनने तो दो उसको पहले, तो प्रोडक्ट साइड पर आएगी ना भाई। ठीक है सर। ठीक है, तो खैर अच्छा सल्फर, मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी इमन, मैं अगर आपको बताऊं थोड़ा सा, तो जब मैं खुद भी सेकेंड ईयर में था तो मुझे प्रॉब्लम होती थी, बड़ा ढूंढ ढांड के मैंने निकाला था, तो पता ये चला था कि इसका नाम डाई सल्फर डाइक्लोराइड भी हो सकता है, या इसको लिया भी जाता है, डाई सल्फर डाइक्लोराइड भी कहा जाता है इसको कॉमनली। ठीक है ना, तो मुझे आसानी हो गई जब मैंने डॉक्टर अजीज साहब से पूछा कि सर क्या करा जाए, तो उन्होंने बोला बेटा आप बिला वजह की पंचायतों में ना पड़े, तो आप यही लिखें। उसकी वजह ये है कि जो सामने बैठा हुआ है ना, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो पता नहीं है कि टीचर है या पियोन है। अब पियोन को सल्फर मोनोक्लोराइड ही पता होगा, अगर तमीज का टीचर है तो उसे पता चलेगा कि डाई सल्फर डाइक्लोराइड भी है। तो ये मसला था। अच्छा मैं इसका नाम दूसरा तुम्हें बताता, सल्फर मोनोक्लोराइड, उससे पहले तुमने खैर बता दिया। डाई सल्फर डाइक्लोराइड मुझे खुद भी आसान लगता है बताना, इसलिए मैं पहले उसका नाम लेता हूँ, फिर इसका ये वाला नाम बताता हूँ कि बेटा किताब में ये नाम है। अब मुझे ये प्रॉब्लम होती थी, मैं अपनी प्रॉब्लम भी बताता हूँ, तो पूरी कहानी अभी यही होती है, उसके बाद जाके प्रोडक्ट का जिक्र आता है। तो खैर सारी कहानी हो गई, तो मेरी बात शायद क्लियर भी हो गई होगी सबको। एमन यस सर। ओके, अब जब रिएक्शन होगा बेटा, तो रिएक्शन के नतीजे में यहाँ पे आपको 2 सल्फर नजर आ रहे हैं, 2 क्लोरीन नजर आ रहे हैं। इनमें से होता ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो, अब चूंकि 2 मोलर रिएक्शन है तो एक सल्फर ना यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है। याद रखना यहाँ पे सल्फर इसके साथ कंपाउंड तो बनाया हुआ है,
लेकिन एक अनस्टेबल सा कंपाउंड है, ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए कंडीशन की तरफ लेकर जाता है कि सल्फर क्या करता है, सल्फर 2 ईथीन के मॉलिक्यूल से यहाँ रिएक्शन करता है, ठीक है। सल्फर अपने दोनों S2 जो है ना, ये S2 टूटता है, एक सल्फर अलग हो गया, दूसरा सल्फर इथीन के इन दोनों मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है। अच्छा, अगर ये रिएक्शन हो जाता है तो ये वाला कार्बन जो है ना, ये तो स्टेबल हो गया, इसके 4 बॉन्ड हो गए, एक और ये 2 और ये 2 हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ भी सेम केस है, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ 4 हो गए। लेकिन ये वाले कार्बन पे अगर नजर डालो तो ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक क्लोरीन के साथ, और एक पीछे वाले कार्बन के साथ। जो डबल बॉन्ड था वो तो खत्म हो गया, ये वाला कार्बन खुश है, ये वाला कार्बन खुश नहीं है, तो इसकी खुशी, दूसरे वाले कार्बन की खुशी इस कार्बन से बर्दाश्त नहीं होगी। अब ये हाथ पैर सर मारेगा कि कहाँ से ये खुद खुशी हासिल करे, तो इसको ये क्लोरीन नजर आएगा कि भाई तेरा कंपाउंड भी टूट गया ना, चल तू एक काम कर, तू मेरे पास आ जा, मेरे पास भी जगह है और तुझे भी बॉन्ड के सहारे की जरूरत है, तो ये बन गया कंपाउंड। इस कंपाउंड को, ये जो आप देख रहे हैं शाफेन, बेटा इस कंपाउंड को हम कहते हैं मस्टर्ड गैस, ठीक है शाफेन, सर जी जी। ठीक है, इस कंपाउंड को कहा जाता है मस्टर्ड गैस। और इसका एक और नाम भी है, वो भी देख लो, ये नाम याद रखना है इसका, बीटा कॉमा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड इसका नाम होता है, डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड। अच्छा एमन, देखो तुम्हारी जो मैंने तुमसे बात कही है उसकी वजाहत यहाँ पर भी आ रही है। देखो यहाँ 2 क्लोरीन है और 2 इथीन है, तो क्या कह रहे हैं, डाइक्लोरो डाइइथाइल। तो यहाँ पर 2 सल्फर 2 क्लोरीन को ऐसे क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ये हमें अलाउ करती है केमिस्ट्री। लेकिन वही बात है कि किताब के मामलात में ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं ना कि मतलब परेशान करना उनको सही नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो किस तरीके से होता है, उसे अगर हम देखें तो रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ मैं नीचे कर देता हूँ। देखो ये जो S2Cl2 नाम का कंपाउंड होता है, इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि 2 सल्फर एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड रखते हैं, फिर ये वाला सल्फर क्लोरीन के साथ आता है, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि क्लोरीन यहाँ पर -1 ही चार्ज रखता है, तो क्लोरीन के ऊपर तो -1 ही चार्ज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 2 इथीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, डबल बॉन्ड विद CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो हर सूरत ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स क्या कोशिश कर रहे होते हैं कि खुद को किसी तरह भी स्टेबल करें। स्टेबल करने के लिए कंडीशन क्या बनती है कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल का हिस्सा होता है ना, S और Cl2 वाला, ये इस इथीन पे अटैक करता है, और बदले में जो अरेंजमेंट होती है, वो अरेंजमेंट खैर आपने ऊपर भी देख ली है, क्या होती है कि इथीन मॉलिक्यूल जो होता है वो इस सल्फर और इस क्लोरीन के बीच में आ जाता है, सही है। और ये वाले सल्फर के साथ तो इसका ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। अच्छा, स्टेबल तो ये सल्फर भी नहीं है सर, अकेला है ना, तो अकेले तो ये भी स्टेबल नहीं होगा सर। बेटा सल्फर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो एटॉमिक फॉर्म में, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बट फिर भी ये किसी हद तक स्टेबल होता है। हम पानी के जो हमारे वाटर टैंक्स वगैरह होते हैं उसमें पानी साफ करने के लिए जो सल्फर डालते हैं, तो वो सल्फर भी प्योर सल्फर ही होता है, अपार्ट फ्रॉम सम इम्प्योरिटीज, लेकिन वो कंपाउंडेड सल्फर नहीं होता, वो एलिमेंटल सल्फर ही होता है। तो सल्फर उन एलिमेंट्स में शुमार होता है जो एलिमेंट फॉर्म में नॉट 100% बट इज अ बिट स्टेबल एज कंपेयर टू अदर वंस। क्लियर बेटा? सर ये सेकंड वाले सल्फर के तो बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे। कौन सा वाले? ये वाले? सर बेटा मल्टीटास्किंग का नाम सुना है? यस सर। बस सल्फर भी कुछ इसी तरह का एक एलिमेंट होता है बेटा।
तो सर ये तो 4 बॉन्ड नहीं बना लेगा। हाँ तो सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं ना, ये रहे 4 बॉन्ड, 2 2 4। और मैं कह तो रहा हूँ सल्फर यहाँ पर स्टेबल नहीं है, वो अपनी इस कंडीशन को छोड़ना चाह रहा है, वापस आया ना इसकी कंडीशन में 2 बॉन्ड वाली। और सल्फर 4 क्या 6 बॉन्ड भी बनाता है बेटा, H2SO4 में सल्फर 6 बॉन्ड भी बनाया हुआ होता है। सर सल्फर की तो 2 चाहिए होते हैं ना उसको लास्ट सेल में। देखो बेटा वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर जब हम बात को समझ रहे होते हैं ना, तब हम कहते हैं कि भाई सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी वो 2 ही बॉन्ड बनाएगा। इट इज नॉट फिक्स्ड, सल्फर 2 ही बॉन्ड बनाए 100% 2 हो, ये मुमकिन नहीं है। मतलब वो बॉन्ड मजीद भी बना सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि एटॉमिक मॉर्फोलॉजी कैसे है। यहाँ पे ये सल्फर अब अगर इनके स्ट्रक्चर्स को देखें सर, तो फिर तो ये तो बता, अगर सल्फर की अगर तुम सवाल ही कर रहे हो तो मैं तुम्हें जवाब दे दूं तफसीलन। देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16 होता है ना। कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3px 3py 3pz। ठीक है, ये हो गया। अब होता क्या है, 10 तो 12 13 14 15, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो वो पेयर बनाने यहाँ आ जाएगा। ये रहा। सवाल ये कि सर बात ये कि अनपेयर्ड तो 2 ही हैं, तो उसूली तौर पे तो 2 ही बॉन्ड बनने चाहिए, यहाँ 4 बने कैसे। अच्छा 4 बनने के लिए होता ये है कि यहाँ px के ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है बेटा 4s में। 4 बॉन्ड ये तब बनते हैं, सही है, ये जंप कर गया 4s में। अच्छा जब ये 4s में आया तो यहाँ पर कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर कितने हैं, 4 अनपेयर हैं। 3 4 4 अनपेयर हैं तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, सही है। अब आप बोलोगे कि सर एक बात है, देखिए सर ये तीसरा लास्ट शेल होता तो वो तो स्टेबल हो गया सर, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जब ये इलेक्ट्रॉन स्विच करके चौथे शेल में आया है, तो उसूली तौर पर जो एटम का आखिरी शेल कंसीडर होगा वो 3 नहीं कंसीडर होगा सर, 4 होगा उसूली तौर पर। तो सर आखिरी शेल अगर एक बॉन्ड बना भी लेता है मिसाल के तौर पर, तो सर वो स्टेबल तो नहीं हुआ, ऐसा ही है ना, क्योंकि आखिरी शेल तो फिर बाकी जो 4d और 4p ये सब है सर, ये तो सारे खाली हैं। एटम स्टेबल तो नहीं हुआ सर, 4d को तो चलो भूल जाओ, 4p तो खाली है सर, एटम तो स्टेबल नहीं हुआ। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि वो ये बॉन्ड तोड़ना चाहता है, मैं कब कह रहा हूँ वो ये बॉन्ड रखना चाहता है। जब ही तोड़ा उसने। जी बेटा, लेकिन तोड़ने के लिए कंडीशन तो मिले ना उसे, तो कंडीशन जब दोगे तो कंडीशन नहीं मिलेगी जब तक वो ऐसे ही रहेगा। हाँ तब तक वो ये वाले सल्फर को, ये वाला सल्फर नहीं छोड़ेगा, पीछे वाला सल्फर, क्योंकि उस सल्फर बेचारे के तो 2 ही बॉन्ड बने हुए ना। और करो तो इस सल्फर के तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, तो अगर ये वाला सल्फर तो बहुत तमीज से स्टेबल है, वो तो चाहे वो तो किसी सूरत इसको ना जाने दे, लेकिन जब इसको दूसरी कंडीशन नजर आएगी तो ये इससे लड़ झगड़ के अपना पीछा छुड़वाएगा कि नहीं भैया तुम्हारे चक्कर में मैं स्टेबल नहीं हूं। समझे कहानी। और सर ये px से जो 4s में गया तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा या ग्राउंड स्टेट पर जाएगा? एक्साइटेड बेटा, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो एक्साइटेड स्टेट है, हमेशा याद रखना, ठीक है। और कोई सवाल बेटा किसी को? सर चलो बस फिर आज की बात यहीं तक रखते हैं, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।